जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं BRL 112 का यूनिट नंबर 1 द प्रोसेस ऑफ रिटेल मर्चेंडाइजिंग। अब जब मैं बात करता हूँ मर्चेंडाइजिंग की, इससे पहले बात आती है रिटेल की। व्हाट इज़ रिटेल? द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द एंड यूज़र और द कंज्यूमर for their personal use is called retailing, and retail is the process. Now, अब when I talk about the merchandise, what is merchandise then? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, रिटेल प्रोसेस है टू सेल टू कंज्यूमर्स, ओके, और यूज़र्स। अब क्या बेचेंगे? ये बेचेंगे क्या? ये बेचेंगे गुड्स या फिर कोई सर्विसेज। नाउ a product in display for sale. What is merchandise, guys? What is merchandise? A product in display for sale या फिर a product for sale, this the good or services can be called as merchandise. Now then, what is the merchandising? When I add ing to this becomes a process. Process of what? Selecting the goods and services. मुझे क्या बेचना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है, इसका जो प्रोसेस है मैं उसे क्या कहूँगा? मर्चेंडाइजिंग। क्या बोलूँगा? मर्चेंडाइजिंग। ओके। इसके अंदर प्रोडक्ट प्लेसमेंट, स्पेशल ऑफर्स, प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, नए प्रोडक्ट को डेवलप करना है, हमें नया यूनिक क्या देना है कंज्यूमर्स को, दैट ऑल कम्स अंडर मर्चेंडाइजिंग। आपको मर्चेंडाइजिंग समझ में आया? यस एवरीवन? यस, साउंड्स ग्रेट, मज़ेदार है। आइए अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ रिटेल मर्चेंडाइजिंग। हाँ, वही प्रोडक्ट जो आप एंड यूज़र को बेचने वाले हो, उसके लिए प्रोडक्ट कहाँ से लाओगे, कैसे रखोगे, नया बनाओगे क्या, बेचोगे कहाँ, किसको बेचोगे, कितना बेचोगे, उसके अंदर कौन कौन से वेरिएशंस लेकर आओगे, ऐसी सारी बातें हम रिटेल मर्चेंडाइजिंग के लिए करेंगे। ओके, राइट। चलिए, इस पूरी किताब में हम सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर हम कोई माल खरीद कैसे सकते हैं और उसको बेच कैसे सकते हैं। रिटेल का सिंपल फिनोमिना है क्या? बाय एंड सेल, देन इट बिकम्स रिटेल। यस और नो? रिटेलर बाय करता है, अपने पास स्टोर करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिटेल स्टोर। स्टोरेज वाली जगह को स्टोर ही तो बोलेंगे, इसीलिए इसको रिटेल स्टोर बोलते हैं। हाँ, बढ़िया बात है, सुंदर बात भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, merchandising has evolved into more specialized field. जब मॉम एंड पॉप स्टोर्स हुआ करते थे, मॉम एंड पॉप स्टोर्स कहाँ होते थे भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे लोगों ने अपने घर में खाना, ज़रूरत के सामानों को बेचना शुरू कर दिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। इन्हीं को मॉम एंड पॉप स्टोर्स कहा गया। हमारे यहाँ ऐसी दुकानों को किराना स्टोर बोलते हैं। क्या ये जानते हैं आप लोग? यस, किराना स्टोर्स आर मॉम एंड पॉप स्टोर्स। किराना की दुकान जानते हैं? जनरल स्टोर। अरे भाई, कोई नहीं जानता क्या? समीर, दही जम गया है क्या? दही बताओ भाई, बताओ। यस, हाँ, दही जम गया है। इस वॉज ऑन पॉइंट कि बोल नहीं रहे आप लोग। यस, आशुतोष, राबी, नवीन, हिमांशु, बिल्कुल बिल्कुल। सो द ओनर ऑफ द स्टोर वॉज डूइंग द जॉब ऑफ कंप्लीट मैनेजमेंट। ये जो किराना वाले हैं ना, इनके अंदर इस दुकान में एक अंकल बैठते हैं, आंटी होती हैं, भैया दीदी होते हैं।
वो लोग अपनी दुकान चलाते हैं, वो सारा काम खरीदते हैं, माल खरीद के लाते हैं, अपनी दुकान में सजाते हैं, कस्टमर को सामान देते हैं, उनसे उधार भी करते हैं, उनसे उधार की वसूली भी करते हैं, उनके मनपसंद का सामान भी खरीद के लाते हैं। ऐसा सारा काम ये लोग कर रहे हैं, यस सर, है ना, राइट ना, इंक्लूडिंग दैट ऑफ मर्चेंडाइजर। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर्मेट ऑफ स्टोर्स हैव गॉन इनटू कंप्लीट चेंज। हमने रिटेल फॉर्मेट्स के बारे में बात की थी, तो हमने बात की थी कि स्टोर बेस्ड एंड नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग फॉर्मेट्स के बारे में, यस और नो, है ना। ऐसे रिटेल स्टोर जिनके लिए दुकान की ज़रूरत है वो वाले, और जिनके लिए दुकान की ज़रूरत नहीं है वो वाले भी, है ना, राइट ना। तो इसका मतलब ये है कि तब से लेकर अब तक रिटेल फॉर्मेट बहुत चेंज हुआ है। इवन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल या फिर मॉडर्न रिटेल 80% तक होता है। हमारे यहाँ इसका उल्टा है, हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है वो ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, ठीक है। इसका मतलब 80% अभी भी क्या है, इसमें गैप बाकी है, इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा अगर आप इन फ्यूचर रिटेलर्स के पार्ट बनेंगे या फिर आपका कोई रिटेल वेंचर चल निकलेगा तब। तो हुआ क्या क्या होगा, तब से लेकर बहुत सारे बदलाव आए होंगे। दुकान का साइज़ बदल गया होगा, दुकान के अंदर का माहौल बदल गया होगा, जो माल हम रखते थे वो बहुत ज़्यादा बदल गया होगा। सेल्स जो होती हैं वो अलग हो गई हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गए हैं। सेल्स एंड स्टॉक कब कहाँ कैसे रखने हैं, जॉब की स्पेशलाइजेशन आ गई कि तुम खरीदोगे ही, हम बेचेंगे ही, ये ट्रांसपोर्ट ही करेंगे, ये स्टोर ही करेंगे। ऐसे हमने अलग अलग स्पेशलाइजेशन ऐड कर दिए गए। इवन माइक्रो स्पेशलाइजेशंस भी ऐड कर दिए गए हैं। स्टोर के अंदर कौन सा स्टोरेज करोगे आप, हम स्टोरेज करेंगे कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज में कौन सा, ऑर्गेनिक कोल्ड स्टोरेज या फ्रीजिंग कोल्ड स्टोरेज, समझ गए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अलग अलग सिनेरियो रहता है। कुछ जो स्टोरेजेस होते हैं वहाँ पे किसी तरीके का कैटलिस्ट या कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोडक्ट को लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। कई स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर पॉइंट को मेंटेन करके किया जाता है। इसका मतलब बहुत सारी स्पेशलाइजेशन तब से लेकर अब तक आ चुकी है। मर्चेंडाइजिंग एज अ कॉन्सेप्ट बहुत सारे बदलाव से होकर गुजरा है। इसका मतलब सागर की तरह है, एक सागर बदल गया, उसमें एक समुंदर के जितना बदलाव आ चुका है। तो इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइज़र क्या रोल प्ले करते हैं, मर्चेंडाइजिंग की फ़िलॉसफी क्या है, हम डिफरेंट टाइप की मर्चेंडाइजिंग के बारे में भी बात करेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग, है ना, शुरू किया जाए। चलिए आइए विद्यार्थियों। सो यू मस्ट बी अवेयर दैट कंज्यूमर्स चॉइस हैव इवॉल्व ट्रेमेंडसली। जो प्रोडक्ट आपको एक साल पहले पसंद था आज पसंद है क्या? पिछले साल आप आईफोन 15 खरीदना चाहते थे, आज आईफोन 15 की शक्ल भी नहीं देखना चाहते क्योंकि 16 लॉन्च हो गया है। वो बात अलग है, ये आईफोन 10 की तरह दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको जो प्रोडक्ट पिछले साल पसंद था क्या आज भी पसंद है? मैं तो सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ। अगर हम बहुत सालों की बात करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपको बहुत पहले पसंद थे वो आज पसंद नहीं है। हमारे एक्सपेक्टेशंस में, हमारी नीड में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है तब से लेकर अब तक, राइट नाउ। इन द एरा ऑफ 18th सेंचुरी, हाँ 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल एरा था। उसमें ये था कि मैन्युफैक्चरर जो बनाएगा सप्लायर वही बेचेगा। हाँ, मैन्युफैक्चरर जो बनाएगा सप्लायर वही बेचेगा। यस, इवन इसको बोला जाता था कि भैया ये जो मार्केट है ना, ये सेलर्स मार्केट है, बायर्स मार्केट नहीं है। सेलर्स मार्केट मतलब क्या, कि जो वो बेचना चाहेंगे बस आपको वही मिलेगा ऑप्शन में, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज तो आप अपने ऑप्शन से मोबाइल फ़ोन भी कस्टमाइज़ करवा सकते हो, है कि नहीं। मैं ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें कस्टमाइजेशन मुश्किल है,
लेकिन आज ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमाइजेशन मुश्किल हो? हर एक चीज़ में कस्टमाइज करवा सकता हूँ। मैं किसी भी प्रोडक्ट में हर्ष बंसल लिखवा सकता हूँ, आसमान लिखवा सकता हूँ। यस और नो? नवीन करवा सकते हैं ना ऐसा? राबी करा सकते हैं, राइट ना? लेकिन पहले ये बहुत मुश्किल होता था, है ना समीर? तो इन प्रेजेंट सिनेरियो कंज्यूमर इज द किंग, राइट, एंड इट इज द बायर्स मार्केट नाउ। आज जो मार्केट है वो बायर्स मार्केट है। जो कस्टमर को चाहिए प्रोड्यूसर वही बनाएगा, अपनी मर्जी से नहीं बनाएगा कुछ भी। जो कस्टमर को चाहिए वो बनाएगा। सच बता रहा हूँ, इसकी वजह से कभी कभी हमें नुकसान भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान। नुकसान ये है कि नई नई टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रही है उसका स्वाद हमें बहुत समय बाद या बहुत ज़्यादा पैसों में मिलता है, कम प्रोडक्शन होने की वजह से, ठीक है, या फिर बिल्कुल भी प्रोडक्शन ना होने की वजह से, राइट। क्योंकि हमारा जो रुझान है, जो इंक्लिनेशन है, वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रहता है, तो उसके हिसाब से वो हमें ऑब्जर्व करके प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करते हैं। इन करंट सिनारियो इवन अ स्मॉल स्टोर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी अ वाइड रेंज ऑफ मर्चेंडाइज। अगर आप एक दुकान में चले जाएं तो आप बोलेंगे कि मुझे मिल्क चाहिए, उसने अगर मिल्क का पैकेट दिया तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाली कंपनी का चाहिए। उसने ए कंपनी का दिया, आपने बी कंपनी का मांगा, ठीक है। आपने बोला नहीं, इसमें तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना वो नहीं होता, इसमें अल्फ़ा प्रोटीन नहीं होता, इसमें बीटा प्रोटीन नहीं होता। इस तरीके से आपने दूध वापस कर दिया, समझ गए, राइट। आप एक छोटी सी दुकान से बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, आप चीज़ मांगने गए, उसने चीज़ ला के दे दिया, आप बोला कि नहीं ये वाला नहीं चाहिए, मुझे तो दूसरा चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किड्स वेयर स्टोर ऑफ साइज 400 स्क्वायर फीट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी अ स्टॉक ऑफ नॉट लेस देन 2000 पीसेस। 400 स्क्वायर फीट की जगह में ही 2000 पीस यूनिक, ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा स्टॉक 2000 पीसेस का, नहीं, एक जैसे डिज़ाइन 2000 नहीं चाहिए, 2000 यूनिक प्रोडक्ट। और उनका बैकएंड स्टॉक भी तो होगा, एक एक पीस के लिए 2-2 3-3 पीस पीछे रखे होंगे, किसी के लिए 10-10 भी रखे होंगे, एज पर द डिमांड, समझ गए। 2000 से लेके 5000 स्टॉक तक उनको रखना पड़ेगा इतने से एरिया के अंदर, 400 स्क्वायर फीट के अंदर, राइट। इसलिए आप रिटेलर्स के पास, इंडियन रिटेलर्स के पास जाएंगे तो आप देखेंगे दुकान जो है खचाखच भरी हुई है, दीवार के चारों तरफ। दीवार नहीं देखी होगी आपने इंडियन रिटेलर के पास, उसकी दुकान में दीवार दिखती ही नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक माल ही माल लगा हुआ है। छत पे उसका बस चले तो टांग दे कुछ, इवन वो रस्सियों में टांग देता है, यहाँ से वहाँ, हवा, बीच में जो खाली स्पेस है ना उसका भी यूज़ कर रहा है वो, करते हैं ना। और जहाँ चलने का रास्ता है वहाँ पे भी बोरियाँ रख रखी हैं, ऊपर नीचे अलग अलग, ऐसा होता है, यस। क्योंकि डिमांड जो कस्टमर की है वो बहुत ज़्यादा है ना। इट मे कवर अबाउट मोर देन 200 स्टाइल और ऑप्शंस फॉर वन सीजन। फॉर मैनेजिंग दीज many number of options, the company will have to employ a specialized person who understand consumers need in totality। टोटल नीड कस्टमर की कौन सी है, किससे हम पैसा कमा सकते हैं, किससे हम कस्टमर को बुला सकते हैं, कैटेगराइज करेंगे, उसके अंदर से कैटेगरी का स्पेसिफिकेशन डिसाइड करेंगे कि भैया ये तो जो है लॉस लीडर है, ये कैटेगरी जो है ये कस्टमर्स को लेकर आती है, ये लॉयल्टी जनरेट करती है, ये अलग अलग तरीके की कैटेगरी और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आपको रखने पड़ेंगे। दस मर्चेंडाइजर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिटेल बिजनेस। ये जो पर्सन है ना, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, जो कंज्यूमर्स की नीड को समझकर कोई प्रोडक्ट लाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, मर्चेंडाइजर। ही विल बाय द प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। द मर्चेंडाइज word has been coined from old word merchant, which means goods। तो merchandising का मतलब है कि buying and selling of good with the motive to earn profit, ठीक है, राइट ना। यानी कि हम माल खरीदेंगे, बेचेंगे पैसा कमाने के लिए, इसीलिए तो मर्चेंट आते थे, व्यापारी आते थे, यस। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी डिफाइन करती है मर्चेंडाइज को कि एज गुड्स बॉट एंड सोल्ड और ट्रेड गुड्स। मर्चेंडाइज अकॉर्डिंग टू बिजनेस डिक्शनरी, मर्चेंडाइज रेफर्स टू द गुड्स
एंड कमोडिटीज सोल्ड एट रिटेल लेवल। रिटेल लेवल पर जो भी माल बेचा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? मर्चेंडाइज बोलेंगे। कोई भी कमोडिटी बेची जा रही है उसको क्या बोलेंगे? मर्चेंडाइज बोलेंगे। बहुत सिंपल सी भाषा में आप इसे बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट इन डिस्प्ले फॉर सेल इज कॉल्ड मर्चेंडाइज। प्रोडक्ट इन डिस्प्ले फॉर सेल इज कॉल्ड मर्चेंडाइज, ठीक है। या प्रोडक्ट इन रिटेल स्टोर फॉर सेल इज मर्चेंडाइज। अब जो मर्चेंडाइजिंग है उसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं। बाइंग, प्रेजेंटिंग, सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइज। खरीदने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए और सेल करने के लिए तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी उस रिटेलर को। जैसे एडवर्टाइज करना होगा, डिस्प्ले लगानी होगी, प्रमोशन डिसाइड करना होंगे, कौन सा प्रमोशन किस कस्टमर के लिए कैसे किया जाए। अकॉर्डिंग टू AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, merchandising is the planning involved in marketing the right merchandise at the right place, at the right time, in the right quantities, at the right price. Okay? हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि मार्केटिंग टू द राइट कस्टमर्स। अगर हमने राइट कस्टमर्स को मार्केट नहीं किया, टारगेट कस्टमर को हमने जो है मार्केट नहीं किया, तो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है चले ही ना। समझ रहे हैं? राइट नाउ, सो दिस में गिव अस द कंप्लीटनेस ऑफ मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस। नाउ मर्चेंडाइजिंग इज नॉट अ सिनोनियम फॉर बाइंग फंक्शन। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ माल खरीद लिया। ध्यान दीजिए, मैं इसको बाइंग तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि माल खरीदा है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, राइट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज to the target customer according to their need, want and demands to cater them effectively। तो ये तो बाइंग तो हुई ही नहीं, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड यानी कि आपस में जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है, एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस है, जो असॉर्टमेंट को प्लान करने में कि M साइज़ की टी शर्ट कितनी आएंगी, इसमें कॉटन वाली कितनी आएंगी, वूल वाली कितनी आएंगी, अलग अलग जो फैब्रिक है उसके कितने कितने पीसेस आने चाहिए, कहाँ से ख़रीदा जाएगा, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, एलोकेशन अलग अलग स्टोर्स में कैसे किया जाएगा। मान लेते हैं दिल्ली में मेरे 6 स्टोर हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो मैं दिल्ली के सभी स्टोर्स में सारे प्रोडक्ट तो रखवाऊँगा नहीं। वहाँ पर देखी गई डिमांड के बिहाफ पर ये सिलेक्ट करूँगा कि वहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट भेजना चाहिए। सच बता रहा हूँ, ऐसे ही होगा। हम तो ये सोचते हैं ना कि ये वाला प्रोडक्ट पैन इंडिया सेम मिलेगा, नहीं। कुछ जो प्रोडक्ट हैं जो सदाबहार हैं वो तो आपको पैन इंडिया मिल जाएंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट आपको सिर्फ तभी मिलेंगे जब वो रखवाए गए हों वहाँ पर ना। ओके, राइट। तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मर्चेंडाइजिंग को इफेक्टिव बना देती हैं। वह है एडवर्टाइजिंग, डिस्प्लेइंग, क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एम्बियंस, हारमोनियस रिसेप्शन टू द विजिटर्स एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। ओके, सो मर्चेंडाइजिंग को आप क्या कह सकते हैं? इट इज़ द आर्ट ऑफ मार्केटिंग द राइट मर्चेंडाइज एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, इन राइट क्वांटिटी, एट राइट प्राइस। ओके, तो ये जो 5 राइट्स हैं ना, इसी के अंदर सक्सेस मर्चेंडाइजिंग की लाई करती है। क्या आपको ये बात इफेक्टिवली समझ में आ रही है कि व्हाट इज मर्चेंडाइजिंग? यस एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग इट? साउंड्स ग्रेट। नाउ लेट्स मूव टू द key elements of merchandising. According to Walters and Hennehan, रिटेल स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड कंट्रोल के राइटर हैं ये दोनों, ये कह रहे हैं कि रिटेलर को इसको ध्यान में रखना चाहिए, बड़ी कूटनीति से, सावधानी से मर्चेंडाइजिंग करनी चाहिए। कौन से 4 एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं ये? कह रहे हैं मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी, फॉर्मेट एंड एनवायरनमेंट स्ट्रैटेजी। इन चारों स्ट्रैटेजी को अगर सही से कोई भी रिटेलर रन करेगा तो उसका जो स्टोर है वो सक्सीड कर जाएगा। इफेक्टिवली इन चारों चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी का मतलब है कूटनीति बनानी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा। ईजी है। तो मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली है क्या कि टारगेटिंग द राइट पीपल विद द राइट मर्चेंडाइज। आपके पास कोई प्रोडक्ट है ऑलरेडी आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ढूंढेंगे। अगर आपके पास सिर्फ कस्टमर है तो ये देखेंगे कि इनमें से ज़्यादा लोगों को चाहिए क्या। यस और नो? समझ गए? है ना? यस।
और आप क्या बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीचर हूँ, आई एम किशन कनौजिया, टीचिंग BBA इन रिटेलिंग और BBA और MBA, वट एवर द सब्जेक्ट आई एम टीचिंग, मैंने सिलेक्ट क्यों किया कि मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, आपको बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग क्यों पढ़ाऊँगा, मैं हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मेरा भी तो इंटरेस्ट है ना। आई लाइक टू टीच बिजनेस, ईजी है। मैंने ये तो नहीं देखा ना कि यार सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तो BA के हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स के हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे, ऑलमोस्ट 30% ऑफ टोटल एडमिशंस इन ऑल ओवर द IGNOU अक्रॉस 300 programs are only from BA. This is really huge number. मैं तो उनको केटर करता, देयर मस्ट बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते, उसमें परसेंटेज अगर मेरा 1% भी कन्वर्जन होता तो बहुत ज़्यादा नंबर होते वो बच्चों का, कम से कम 70, 80, 100, 150 के आसपास होता हर एक बैच में स्टूडेंट। ईजी है, यस और नो, है ना। वाई आई चोज दिस। मर्चेंडाइज स्ट्रैटेजी बेसिकली है क्या, राइट पीपल को टारगेट करने की स्ट्रैटेजी, कि आपको सही आदमी कैसे मिलेगा। सही आदमी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सही आदमी, हर कोई सही आदमी है, हर कोई सही व्यक्ति है, हर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, लेकिन वो क्या खरीदना चाहता है और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, दोनों की कैपेबिलिटी अगर मैच कर रही है ना, तभी आप ये समझिएगा कि आपको राइट टारगेट मिल गया है। ये बात समझ गए आप लोग। हाँ, असल में ये बात है, वरना तो राइट पीपल तो लिखा ही हुआ है वहां पे, ठीक है। अगर आपने अपना बिजनेस अभी तक डिसाइड नहीं किया तो डिसाइड कैसे करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, और आप जो करना चाहते हैं उसके लिए प्रोस्पेक्टिव लोग कितने हैं, उनको छांटना है और अपनी लाइकिंग पर काम करनी है। मज़ा आएगा आपको, कभी बोर नहीं होगा इस काम से। मैंने BA चूज़ कर लिया होता, हिस्ट्री पढ़ा रहा होता तो हो सकता है मैं बोर हो जाता कुछ टाइम बाद, क्योंकि हिस्ट्री में पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है मुझे, वैसे है लेकिन ज्योग्राफी में मान लेते हैं, मैप वगैरह पढ़ाने में मज़ा नहीं आता मेरे को। यस, समझ गए। यस, तो राइट पीपल का मतलब है आपकी कैपेबिलिटीज़ उसकी कैपेबिलिटीज़ के साथ मैच करना चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आओ। मान लेते हैं आप कपड़े के सप्लायर हैं और आपके सारे कस्टमर बोल रहे हैं कि यार कोई बर्तन बेचने वाला मिल जाता ना, बर्तन बेचने वाला, तो आपको लग रहा है यार ऐसा करता हूँ बर्तन ही लाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन आपको बर्तन बेचने वाले के कॉन्टैक्ट पता ही नहीं है, बर्तन में आने वाली कमियाँ आपको पता ही नहीं है, बर्तन के बिजनेस को चलाने के लिए आपको ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, तो क्या आप इसमें लंबे समय में सक्सीड हो पाएंगे। हो सकता है पहला लॉट आप बहुत अच्छा बेच दें, यस और नो, लेकिन दूसरे लॉट, तीसरे लॉट, चौथे लॉट, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके चांसेस सक्सीड होने के कम हो जाएंगे। अगर आपने इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सीखा नहीं तो बीच में आप सीख सकते हैं, देयर आर चांसेस, है ना, कि इस प्रोसेस में ही सीख लो कि चलो अब इसी में लगना है तो यही सीख लेते हैं सारा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, मर्चेंडाइज की स्ट्रैटेजी बना ली, चलिए अब भैया आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो लाए हैं वो बताना भी तो है, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, समझ गए। ईजी है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल मर्चेंडाइजिंग। अगर मैं जो लेकर आया हूं वो सबको पता चल जाए तो आपका आधा प्रोडक्ट, सच बता रहा हूं, बिक जाएगा। ऐसे ही क्या आपको लगता है कि सभी विद्यार्थियों को जो बिजनेस पढ़ रहे हैं उनको इस वाली क्लास के बारे में इतनी जानकारी होगी जितनी जानकारी अभी आपको है। अगर आप किसी को बताना भी चाहेंगे कि भाई तो इसलिए हमारी क्लास ले ले, तो शायद वो आपका भाव नहीं समझेगा, आपकी फीलिंग समझेगा क्या, उसको तो लगेगा हो सकता है बस पैसे लेने के लिए, क्लास लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जिसलिए आप बोल रहे हो वो फीलिंग तो सिर्फ आपको ही समझ आ रही है। ईजी है ना, समझ रहे हो। कृष्णम, नवीन, है ना, समीर, वेन एवर यू गाइज वॉन्ट टू सजेस्ट समवन कि यार क्लास ले ले तो भी मज़ा आ जाएगा, पर उनको लगेगा यार ये मुझे लग रहा है कि ये ना बस मेरी भी फीस कटवाना चाहता है, बट यू वॉन्ट देम टू लर्न, तुम चाहते हो कि कुछ सीखें, समझ गए। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इज द मीन्स ऑफ सेंडिंग सेम मैसेज। अब सेम मैसेज सिर्फ और सिर्फ शब्दों में नहीं होता, फीलिंग में भी होता है। वट एवर यू आर फीलिंग यू वॉन्ट टू टेल द पीपल। अगर मैं कोई चुटकुला सुना रहा हूँ, मैं बहुत मजाकिये मूड में हूँ और आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आ गया जितना मज़ा मुझे आ रहा है, तो मेरा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया, 100% सक्सीड हो गया हूँ मैं कम्युनिकेशन में।
लेकिन मैंने आपको जोक सुना और आपको लगा अच्छा ये तो जोक था, तो मेरा जो पर्पस है 50% पूरा हुआ है, क्योंकि आप उस जोक पर हंसे नहीं, आपने उस जोक को जो है महसूस नहीं किया, तो कम्युनिकेशन फेल्ड हो गया यहाँ पे। बात तो पहुँच गई लेकिन फीलिंग पहुँची क्या नहीं। इसीलिए जैसे मान लेते हैं अभी मैं, आप लोग मुझे कितना भी बोल लें, जैसे मान लेते हैं अभी किसी ने बोला कि सर आप मैकबुक चला रहे हैं, कि मैंने कहा हाँ मैकबुक चला रहा हूँ, बहुत महंगा है। ये आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा व्हाट इज़ मैकबुक। कोई बोला नाइकी के जूते खरीदने के लिए 8,000 रुपये 10,000 रुपये लोग खर्च कर देते हैं, 10,000 का जूता लेकर आते हैं। यस, अगर कोई नाइकी पहनने वाला आदमी आपसे बोले कि आप भी नाइकी के जूते खरीदो, तो नहीं यार हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बट वंस यू विल वियर दैट शू, यू विल फील दैट, एंड दैट दे कैन नॉट कम्युनिकेट। सच बता रहा हूँ, फीलिंग कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल बात है। आप अपने मन की बात नहीं बता पाते मम्मी पापा से कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज ऑफिस का दिन खराब चला गया, हाँ, तो प्रोडक्ट की डिटेल तो क्या ही बताएंगे। समझ गए? कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि भैया जो प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं उसके अंदर जो महसूस हो रहा है आपको, या जो आप फील कराना चाहते हैं कस्टमर्स को, उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो कस्टमर तक पहुंच जाएगा, तो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। हम भले ही सभी एप्पल फैन बॉय को बहुत ऐसे टारगेट करते हो कि यार ये आईफोन 16 फिर खरीदेंगे, मुझे लग रहा है लाइन लगा के खरीदा है लोगों ने, सच में उसमें कुछ भी नहीं है ना, सच में उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों ने लाइन लगा के खरीदा कि नहीं खरीदा? हाँ, आशुतोष, रावी, समीर, नैंशु, यस, हर्ष, खरीदा ना लोगों ने लाइन लगा के। क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग देख रहे हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एप्पल उन्हें दिखाना चाह रहा है। आप समझ गए कि उनका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है और क्लियर भी है। यस, सो मार्केटर मेक एन एफर्ट टू परसुएड मतलब मना रहे हैं होलसेल एंड रिटेल चैनल मेंबर्स टू स्टॉक एंड प्रमोट सर्टेन प्रोडक्ट। ओके, राइट नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर स्ट्रैटेजी। अब कस्टमर स्ट्रैटेजी में आप कस्टमर को ऐसे बुला नहीं सकते कि भैया अगली बार भी हमारे यहाँ ही आना, वो अगली बार अपने आप आएगा। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड टू द कस्टमर, इवन नॉट द प्रोडक्ट, नॉट इवन द प्रोडक्ट। आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है, लग्जूरियस, वेटर को ऐसे बस आपने देखा और वो आपकी तरफ चला आया, आपने बस हैंड रेज किया और बस आपके पास आ गया, बेल बजा दिया आपने, आपकी टेबल पे रखी हुई है और एक वेटर आ गया आपके पास, जी सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इन्वायरमेंट ऐसा है, बिल्कुल शांत माहौल, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर, बढ़िया खुशबू, फ्रेश फूल आपकी टेबल पे रखे हुए हैं, है ना, सैलेड टाइम पर आ गया, सब कुछ टाइम पर हो रहा है, लेकिन खाना टेस्टी नहीं है। सच बता रहा हूँ, खाना बहुत एवरेज है। खाना बहुत एवरेज है। यकीन मानिए आप दोबारा वहाँ जाएंगे अगर आपको फैमिली के साथ जाना होगा तो। आप इस बात को चाहे एक्सेप्ट करें या नहीं, लेकिन एक बार आपने ऐसा एक्सपीरियंस ले लिया तो आप दोबारा वहाँ जाएंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस सेल्स टू द कस्टमर, वही बेचता है। आपको क्या लगता है स्टारबक्स की कॉफ़ी बहुत तगड़ी है? कुछ भी नहीं है, ठीक है, घर पे बना सकते हैं, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी क्या वैसी कॉफ़ी? यस, बट एक बार आप उस एनवायरनमेंट बैठते हैं, बढ़िया मोटी गद्दी वाली सीट, सामने बड़ी सी टेबल, यस, है ना, सामने आपकी कॉफ़ी ब्रू हो रही है, रोस्ट हो रही है, वहीं पर आपके सामने रोस्ट की जा रही है, आपको दिख रहा है अच्छा ये तो खुद ही रोस्ट करते हैं, वाह भाई वाह, खुशबू आ रही है आपको कॉफ़ी की, अच्छी सी खुशबू आ रही है। वो जानबूझ के करते हैं वैसा, ऐसा नहीं कि नेचुरली आ रही है, उनका प्रोसेस है, वो इतनी खुशबू आनी चाहिए लोगों को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कस्टमर स्ट्रैटेजी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मस्ट बी द utmost important for a successful retail enterprise. Are you guys getting it? High quality customer service must be provided to the at on the reception desk itself. पहली बार आपसे किसी कस्टमर ने बात की ना, तभी आप उससे बहुत प्यार से बात करें। जी हाय नमस्कार, मेरा नाम किशन कनौजी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ओके, आपका ये समस्या है, ठीक है जी,
फिर रिपीट भी करें उसे कि हाँ आपने उसकी प्रॉब्लम सुन लिया। आप यही चाहते हैं ना कि आपका असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं हुआ है और इसके मार्क्स जल्दी अपडेट हो जाएं। ठीक है, मैं आपको ना अभी आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ, आपको ईमेल कर देता हूँ। तुरंत आप उसे ईमेल कर दें और रिस्पॉन्स उसको लगेगा अरे वाह कितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिल गया। देयर इज़ नथिंग लाइक बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ है। कम्युनिकेशन अच्छी कर लोगे, स्ट्रैटेजी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट इज फॉर्मेट एंड इन्वायरमेंट स्ट्रैटेजी। फॉर्मेट एंड इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बेच रहे हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन की होनी चाहिए कि कस्टमर को बहुत आसानी हो उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने यूज़ करने में। गेटिंग इट राइट नाउ? ईजी है? चलिए ओके। So retailers make use of customer creativity, technology, processes to develop new strategies for store format. कस्टमर को डिलाइटफुल फील हो, ठीक है। एट द सेम टाइम दे शुड पोजेस एडिक्वेट राइट स्टाफ इज डिप्लॉयड टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। ये जो चारों की एलिमेंट्स बताए हैं, ठीक है, इसमें से मर्चेंडाइज स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। क्यों पता है? जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आप बेचोगे क्या? इसी वजह से, समझ गए? बाकी कहीं पर गड़बड़ भी होगी तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट तो चाहिए जिसके लिए कस्टमर आया है। बाकी आपने पानी पिला दिया, अच्छे से बात कर ली, लेकिन उसको प्रोडक्ट दे ही नहीं रहे, सर है ही नहीं, फिर क्या करेगा? बाकी सब बेकार चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहेगा? प्रोडक्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिटेल इज प्रोडक्ट। ओके, आपसे पूछे रिटेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है ही नहीं। वो रिटेल स्टोर भी उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी वो प्रोडक्ट है। हाँ हाँ, रिटेल स्टोर का नाम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपके पास प्रोडक्ट है तो बस वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके नाउ, so guys, that's all for the lecture number 1. We'll complete the lecture in the very next class. We'll proceed with the process of merchandising in the very next session. So that's all for today's session. See you in the very next class. Till then, take care of yourself. You guys are really awesome. मिलते हैं अगली क्लास में।